नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सारथी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का विचार आया कहाँ से था। तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वो 1789 में हुई थी। कब हुई थी? 1789 में हुई थी। राष्ट्रवाद के विचार का आरंभ इस समय हुआ था और राजा के अधिकार को चुनौती देकर नागरिक अधिकारों पर जोर दिया गया था। कहने का मतलब है कि जो राजा पिछले 800 या 1000 वर्षों से लोगों पे राज कर रहे थे उसको चुनौती देकर और नागरिक अधिकारों की बात कर की जा रही थी। इसकी क्या क्या मुख्य उपलब्धियां रही वो हम देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है समान नागरिक कानून होना चाहिए। वहां पे क्या था कि अगर आपको पता हो फ्रांस में क्या था कि वहां पे तीन वर्गों का समूह था। तीन वर्गों का समूह था। पहला जो आपका था वो आपका पादरी वर्ग था। दूसरा जो आपका था वो अभिजात वर्ग था, या आप इसे कुलीन वर्ग भी कह सकते हैं। और तीसरा जो आपका वर्ग था वो कृषक वर्ग कह लो, या आप सर्वहारा वर्ग कह लीजिए आप। जी। तो ऑलमोस्ट जो 1% लोग थे वो आपके पादरी लोग थे, और अभिजात लोग आपके वही समथिंग 3% लोग थे या 2% लोग थे। और बाकी जो आपके 96 या 97% लोग बच गए, ये आपके सर्वहारा लोग थे। तो इनसे होता क्या था कि न तो पादरी से और न ही अभिजात लोगों से टैक्स वगैरह कर वगैरह लिया जाता था, और सिर्फ टैक्स जो लिया जाता था वो कहीं ना कहीं सर्वहारा वर्ग और कृषक वर्ग से ही लिया जाता था। तो ये सारी चीजें थी। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक और सामाजिक समानता। वो चाहते थे कि राजनीतिक और सामाजिक समानता हमें मिले, क्योंकि समाज में कहीं ना कहीं जो अभिजात वर्ग है जिसे कुलीन वर्ग भी हम कहते हैं, और जो पादरी वर्ग है उन्हें श्रेष्ठ माना जाता था, और कृषक और सर्वहारा वर्ग को श्रेष्ठ नहीं माना जाता था, उनके समान उनको नहीं देखा जाता था इस वजह से। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतीकों का निर्माण। ये जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी इसमें लोगों ने राष्ट्रीय प्रतीकों का निर्माण किया, झंडा का निर्माण किया, राष्ट्रीय गान का निर्माण किया। आगे हम देखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। इसमें क्या है, फ्रांस में 1799 से 1815 तक शासन किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1799 से 1815 तक शासन किया। नेक्स्ट है 1799 में प्रथम राजदूत बनकर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेता है। क्या करता है? 1799 में प्रथम राजदूत बनकर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेता है। 1804 की नागरिक संहिता अथवा नेपोलियन की संहिता, इसे आप नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते हैं। नेपोलियन कोड के भी नाम से आप जानते हैं। इसने ये लागू किया था। इसने बहुत सारे अच्छे काम भी शुरू में किए थे जो कि अभी हम देख रहे हैं। पहला क्या है? कानून की समानता। सभी लोगों के लिए कानून जो है वो बराबर कर दिया गया था इसके द्वारा, इस नेपोलियन कोड में। दूसरा है संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा। मतलब जो आपकी संपत्ति है उसके अधिकार की सुरक्षा की जाएगी। आप राजा जो भी होगा वो आपकी संपत्ति को नहीं छीनेगा। 3 नंबर जो है विवाह और पारिवारिक कानून। मतलब आपके विवाह के लिए और पारिवारिक कानून भी बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता। आपको धार्मिक स्वतंत्रता भी दी जाएगी। ये सारी चीजें इसमें थी। आगे देखते हैं राष्ट्रवाद की अवधारणा। राष्ट्रवाद की अवधारणा इसमें है राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र प्लस वाद। मतलब नेशन और आपका आइडियोलॉजी क्या है, मतलब आपकी जो थिंकिंग है वो राष्ट्र के प्रति है या नहीं है। राष्ट्र ऐसे लोगों का समूह है जिनमें समान भाषा, समान संस्कृति, समान इतिहास, समान परंपराएं होती हैं। राष्ट्रवाद की सोच का मूल सिद्धांत एक राष्ट्र, एक जनता और एक सरकार। एक जनता कहने का मतलब कि जो जनता है सब समान रूप से रहेंगे, और एक सरकार रहनी चाहिए जो सभी जनता को समान रूप से देखे और विकसित करने की सोचे। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। और क्रांति क्यों हुई थी उसके बारे में थोड़ा हम नजर डाल लेते हैं। पहला तो ये जो राजा के निरंकुश शासन से असंतोष। जो लुई 16वां राजा था वो काफी निरंकुश शासक था। दूसरा है कि आर्थिक संकट। फ्रांस में क्या था कि आर्थिक संकट उस समय हो गया था। कैसे हुआ था? क्योंकि उस समय अमेरिका नया नया आजाद हुआ था, और अमेरिका की ये बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा था फ्रांस की, जैसे कि अमेरिका बहुत अधिक शक्तिशाली राष्ट्र और विकसित राष्ट्र बन सके।
जिससे कि अपना राजकोष जो है फ्रांस वो खाली करते जा रहा था, करते जा रहा था। लुई 16वां। नेक्स्ट क्या है? करों का असमान बोझ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कुछ वर्गों को टैक्स देना होता था और कुछ वर्गों को टैक्स नहीं देना होता था। तो करों का जो टैक्स का असमान बोझ था सभी लोगों पे। नेक्स्ट है प्रबोधन विचारधारा। कहने का मतलब है कि जो विचारधारा थी वो सबकी समान नहीं थी। नेक्स्ट आते हैं क्रांति के बाद बड़े परिवर्तन। जब क्रांति हुआ तो उसके बाद क्या क्या परिवर्तन आए। जब भी कोई क्रांति होती है तो आप ध्यान दीजिएगा कि कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होता है। तो सभी लोगों को एक नेशन माना गया, मतलब सभी लोगों को और एक ही राष्ट्र माना गया। सत्ता लोगों के हाथों में आ गई। कहने का मतलब है कि जो लोग जब विद्रोह कर रहे थे तो सत्ता लोगों के हाथों में आ गई। अब कहीं ना कहीं जनाधार के मुकाबले सारी चीजें डिसाइड होती, जनमत होता, तब सारी चीजें आगे चलकर बनती। नेक्स्ट है राजनीतिक प्रतीकों का निर्माण। जैसे कि तीन रंगों का झंडा बना, राष्ट्र की स्त्री प्रतीक बनी, राष्ट्रीय गान बना, जो मैंने आपको आगे पहले बता दिया है। नेक्स्ट है प्रशासनिक सुधार। जैसे कि फ्यूडल कर समाप्त किया गया। फ्यूडल कर जो था ये एक तरीके से खेती वगैरह की चीजों को लेके कर लिया जाता था, जो कि समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है समान कानून लागू करना। सबके लिए समान कानून लागू किया गया। एकल वजन माप और मुद्रा, मतलब सभी लोगों के लिए जो वजन का मापक रहेगा वो क्या रहेगा? एक रहेगा। फिर मापने वाली सारी चीजें एक रहेगी, मुद्रा सबके लिए एक रहेगा। तो ये सारी चीजें हुई थी। नेक्स्ट है फ्रेंच भाषा का प्रसार। जो फ्रेंच भाषा था उसका प्रचार किया गया। उसके बाद फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय एकता का आधार बनाया गया। नेक्स्ट है नोट। फ्रांसीसी क्रांति ने पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद की विचारधारा फैलाया। मतलब सबसे पहला अगर कोई आपसे पूछे कि देश कौन सा है जो कि राष्ट्रवाद की विचारधारा को फैलाया था, तो वो फ्रांस ही था, जो कि सबसे पहले राष्ट्रवाद की विचारधारा को फैलाया था। नेपोलियन बोनापार्ट राष्ट्रवाद का वाहक और शत्रु दोनों माना जाता है। मतलब शुरू शुरू में स्टार्टिंग में काफी अच्छा काम कर रहा था, धीरे धीरे देखते देखते ये कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का ही शत्रु बनते चला गया। नेक्स्ट है नेपोलियन बोनापार्ट में ही देखेंगे कि ऐसे आपको मैंने बता दिया है कि 1799 में सत्ता संभाली थी, बाद में सम्राट बना था। नेपोलियन ने क्रांति को फैलाने की कोशिश की लेकिन साम्राज्यवादी बन गया था बाद में। फिर इसने नेपोलियन सिविल कोड लाया। कब लाया था? 1804 ईस्वी में लाया था। कानून सबके लिए एक समान, जन्माधिकारिक विशेषाधिकार समाप्त, संपत्ति की सुरक्षा, व्यापार और उद्योग का प्रोत्साहन। यूरोप में क्या क्या इसके प्रभाव पड़े वो हम आगे देख लेते हैं। नागरिकों ने स्वतंत्रता का स्वाद चखा लेकिन फ्रांसीसी सैन्य शासन ने असंतोष पैदा किया। बाद में यही असंतोष राष्ट्रीय विद्रोह में बदल गया। फ्रांस में आप देखेंगे कि इसके बाद भी बहुत सारे विद्रोह हुए थे। नेक्स्ट आते हैं उदारवाद। उदारवाद जैसे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, कानून के सामने समानता होनी चाहिए और प्रतिनिधि सरकार होना चाहिए। कहने का मतलब कि जो जनता जिस भी सरकार को चुनती है वो जनता का प्रतिनिधि होना चाहिए, जनता के विकास के बारे में उसे सोचना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि मताधिकार केवल संपत्ति वालों को दी गई थी, महिलाओं और मजदूरों को उसमें शामिल नहीं किया गया था। आर्थिक उदारवाद, इसमें क्या था? व्यापार पर सीमा शुल्क समाप्त करने की मांग की गई। जो भी व्यापार लोग करते थे उनको एक सीमा से दूसरे सीमा में जाने पर उनको टैक्स वगैरह देना पड़ता था। फिर एक समान मुद्रा की मांग उठी, एक समान माप तौल और रेलवे और सड़कें का विस्तार के लिए वहां पे मांगे उठने लगी। इसमें देखेंगे इटली का एकीकरण। इसमें प्रमुख नेता कौन कौन थे? नाम याद रखेंगे, मेजनी, काउंट काबूर और गैरीवाल्डी। अगर मेजनी की बात कर लें तो इसने युवा इटली एक पुस्तक लिखी थी। फिर क्या है, काउंट काबूर ये एक कूटनीतिज्ञ था। और गैरिबाल्डी ने रेड शर्ट की स्थापना की थी। रेड शर्ट या लाल कुर्ती सेना की इसने स्थापना किया था। 1861 ईस्वी में इटली एक राष्ट्र बन गया, इटली के एकीकरण के बाद। नेक्स्ट है जर्मनी का एकीकरण। नेक्स्ट है जर्मनी का एकीकरण। इसमें देखेंगे नेता कौन था? ऑटोमन बिस्मार्क। इसकी जो थी एक बहुत प्रसिद्ध नीति थी, लौह और
रक्त की नीति काफी प्रसिद्ध थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लौह और रक्त की नीति किसने अपनाया था, तो ऑटोमन बिस्मार्क या बिस्मार्क, आपको ऑप्शन वहां पे दिए हुए रहेगा। नेक्स्ट है कि इसने 3 युद्ध लड़े थे। पहला डेनमार्क का युद्ध जो कि 1864 में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया का युद्ध जो कि 1866 में हुआ था। नेक्स्ट फ्रांस का युद्ध 1870-71 में हुआ था। इसे हम क्रमबद्ध तरीके से याद रखेंगे। पहला है डेनमार्क का युद्ध, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया का युद्ध, तीसरा है फ्रांस का युद्ध। जर्मनी एकीकृत कब हुआ था, तो 1871 में जर्मनी एकीकृत हो गया था। सम्राट यहाँ पे कैसर विलियम प्रथम को बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बाल्कन और संघर्ष। बाल्कन क्षेत्र को किसको किसको कहते हैं, तो सर्बिया, ग्रीस, बुल्गारिया, क्रोएशिया आदि को हम बाल्कन क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे संघर्ष क्यों हुआ, इसके पीछे हम लोग कारण जान लेते हैं। ऑटोमन साम्राज्य कमजोर हो पर चला था। हर जाति अपना देश चाहती थी वहां पे। यूरोपीय ताकतों का हस्तक्षेप, मतलब यूरोपीय ताकतें चाहती थी कि बाल्कन क्षेत्र पे हमारा ही कब्जा हो। तो ये सारी चीजें रही संघर्ष के कारणों को लेकर। परिणाम क्या आया, तो राष्ट्रवादी टकराव हुए और इससे प्रथम विश्व युद्ध की जो पृष्ठभूमि है वो तैयार हो चुकी थी बाल्कन क्षेत्र के संघर्ष से। तो ये सारी चीजें आपकी थी जो हमने देखा यूरोप में राष्ट्रवाद में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसे टेस्ट के बारे में देखेंगे और टेस्ट लगाएंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद आपका।